आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दो तरह की कैपिटल की ज़रूरत होती है। एक होता है फिक्स कैपिटल और दूसरा वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की लॉन्ग टर्म फंड्स जो हमें चाहिए होते हैं उसको फिक्स कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि हमें जो है वो फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए, कोई प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, उनको परचेज करने के लिए जो कैपिटल रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ नोन एज फिक्स्ड कैपिटल। उसको ब्लॉक्ड कैपिटल, परमानेंट कैपिटल, फिक्स कैपिटल भी बोल देते हैं। और दूसरी होती है हमारे पास जो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म की शॉर्ट टर्म जो पर्पज़ हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा करने के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। और इसमें जो है हमारे जैसे वेजेस पे करनी है, कोई हमने रॉ मटेरियल परचेज करना है, या और कोई छोटे हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उनके लिए जो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है उस कैपिटल को वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। तो वर्किंग कैपिटल के बारे में क्या है कि फंड्स रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस, जो मैंने बताया आपको कि शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए जरूरत होते हैं, एंड दैट इज फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड अदर डे टू डे एक्सपेंसेस की जो है रॉ मटेरियल परचेज करना है, या वेजेस पे करनी है, या कोई स्पेयर पार्ट्स परचेज करने हैं, कोई रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे हैं, तो ऐसे कोई छोटे मोटे, या कोई आपका जो है फ्रेट पे करना है, तो ऐसे जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनके लिए जो कैपिटल की जरूरत होती है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। Then working capital refers to the part of that capital required for financing of short term or करंट एसेट्स लाइक मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, कैश, इन्वेंट्रीज एट्सेट्रा। तो वर्किंग कैपिटल क्या है कि वो हिस्सा है कैपिटल का जिसकी ज़रूरत हमें जो है वो करंट एसेट्स के लिए को फाइनेंस करने के लिए होती है। करंट एसेट्स में जैसे आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, कैश और इन्वेंट्रीज, डेटेज, तो उनको फाइनेंस करने के लिए जिस कैपिटल की ज़रूरत होती है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म कैपिटल। इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल तो बोलते हैं क्योंकि दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस, एंड इसको जो है हम रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। और रिवॉल्विंग और सर्कुलेटिंग कैपिटल किस लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक सर्कल बना रहता है और वो जो है आपका सर्कल जो है कॉन्टिन्यूस बेसिस पर चलता रहता है। वो सर्कल कैसे शुरू होता है? कैश से शुरू हो जाता है। तो यानी कि सबसे पहले आपके पास कैश है, कैश से आप जो है वो मटेरियल्स परचेज करते हैं। अब आपने मटेरियल्स परचेज कर लिए, फिर आप उसको प्रोसेस में डाल देते हैं, तब प्रोसेस में रहेगा वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद फिर जो है वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होगा, और फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होने के बाद वो सेल्स में कन्वर्ट होगा, और सेल्स से फिर जो है वो कैश में कन्वर्ट होगा, और फिर वो कैश का दोबारा से यही साइकिल जो है वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पर लगातार चलता रहता है। इसलिए इसको रिवॉल्विंग या सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहा जाता है। देन इसकी ज़रूरत क्या होती है इसकी वर्किंग कैपिटल की? वर्किंग कैपिटल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर रॉ मटेरियल्स परचेज, कंपोनेंट्स एंड अदर स्पेयर पार्ट्स एट्सेट्रा, एंड दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर वेजेस एंड सैलरीज। ये जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनको मीट आउट करने के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो इस पर्पज़ के लिए, इन खर्चों को पूरा करने के लिए, इन एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो है वर्किंग कैपिटल की जो है वो इंपॉर्टेंस है या ज़रूरत होती है हमें। तो या तो हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, या कोई और कंपोनेंट्स जो है वो, या स्पेयर पार्ट्स परचेज करने हैं, वेजेस और सैलरीज पे करनी है, और डे टू डे एक्सपेंसेस लाइक फ्रेट, एंड टू मीट आउट द सेलिंग कॉस्ट की सेलिंग से रिलेटेड कुछ खर्चे हैं हमारे, एडवर्टीजमेंट के हैं, या फिर उसके कोई और ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं। टू प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़ टू द कस्टमर्स, कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज़ देनी है, यानी कि डेटर्स आपके, तो उसको मीट आउट करने के लिए क्योंकि आपने सामान बनाया, उसको बेच दिया, बेचने के बाद अगर जब तक उसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा तब तक आपको वहाँ पे जो है अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट है कि वो फंड्स वहाँ पर इन्वेस्टेड रहेंगे। तो क्रेडिट अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। एंड टू मेंटेन द इन्वेंट्रीज, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर, स्पेयर्स, फिनिश गुड्स, तो इन सब चीज़ों की हमें जो है वो एक इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो ये कहने का मतलब कि जो हमारे जितने भी शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं या करंट एसेट्स हैं उनको फाइनेंस करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। तो इसके बाद है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल में हम इसको दो कंसेप्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक बैलेंस शीट कंसेप्ट और दूसरा ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट। बैलेंस शीट कंसेप्ट का मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट की, जो बैलेंस शीट में हम जिस तरह से डाटा को शो करते हैं, अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं, उसके बेसिस पर हम कैपिटल को कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली अगर हमने बैलेंस शीट के अकॉर्डिंगली डिवाइड करना है तो हमारे पास दो कंसेप्ट आते हैं, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का और दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल का। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि टोटल जो आपकी
कैपिटल इन्वेस्टेड है इन करंट एसेट्स। कहने का मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैसे कहेंगे आप, कैपिटल इन्वेस्टेड इन टोटल करंट एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइज की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी कंपनी की जितनी टोटल एसेट्स जो है वो जितनी टोटल कैपिटल करंट एसेट्स में इन्वेस्टेड है, दैट इज इट्स ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। की ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को अगर हमने कैलकुलेट करना है तो दैट मीन्स कि उसकी जो जितनी भी करंट एसेट्स हैं उसका हम टोटल निकाल लेंगे। तो करंट एसेट्स में आपको पता है कि करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, वन अकाउंटिंग ईयर की, एक अकाउंटिंग ईयर में जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपका बिल रिसीवेबल्स, सन्ड्री डेटर्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, फिनिश्ड गुड्स, या प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, या कुछ टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, या कैश बैलेंस हमें मेंटेन करना है, तो ये इन सब को अगर हम सम टोटल निकालते हैं तो हमारी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाती है। एंड नेट वर्किंग कैपिटल का है दैट इज एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। नेट वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट का मतलब है एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज की, करंट एसेट्स जो है करंट लाइबिलिटीज से कितने एक्सेस में है, यानी कि वो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल होगी कि हमें पता चल जाएगा कि इतना करंट एसेट्स का पार्ट हमने जो है वो करंट लाइबिलिटीज से फाइनेंस किया हुआ है और हम उससे नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेट वर्किंग कैपिटल अगर आपने निकालनी है तो क्या फॉर्मूला यूज होगा आपका, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, जिससे आप जो है वो नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, और नेट वर्किंग कैपिटल जो है इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव इसलिए रहती है क्योंकि दिस इज सम टोटल ऑफ योर करंट एसेट्स की, जो आपकी करंट एसेट्स हैं उनका टोटल ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो गया, तो वो टोटल हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। बट नेट वर्किंग कैपिटल किसी किसी केस में जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव तब होगी जब हमारी करंट एसेट्स ज़्यादा है और करंट लाइबिलिटीज़ कम है, और नेगेटिव उस केस में होती है जब हमारी करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं और करंट एसेट्स कम रह जाती हैं, क्योंकि नेट वर्किंग कैपिटल दैट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो कहने का मतलब कि अगर करंट एसेट्स ज़्यादा होगी तो वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव आएगी, और अगर करंट एसेट्स कम रह जाती हैं और करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं तो वर्किंग कैपिटल जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। इस जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट है इसको हम फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल कंसेप्ट भी बोल देते हैं, या गोइंग ऑन कंसर्न कंसेप्ट भी बोल देते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल को। और जो हमारा नेट वर्किंग कैपिटल है इसको हम जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल भी बोल देते हैं। देन सेकंड जो है हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट और सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसका एक वर्किंग कैपिटल का एक कंप्लीट साइकिल है, वो साइकिल जो है वो कैश से शुरू हो जाता है हमारा। तो कैश के बाद वो रॉ मटेरियल्स में कन्वर्ट होता है, रॉ मटेरियल्स फिर वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होते हैं, देन वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो फिर से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होती है, फिनिश गुड्स को जो है वो सेल्स में कन्वर्ट किया जाता है। अगर ये सेल्स हमारी कैश सेल है तो हमें डायरेक्ट ही वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है, बट अगर सेल्स हमारी जो है वो क्रेडिट है तो वो डेटर्स में कन्वर्ट होंगे, और डेटर्स फिर कैश में कन्वर्ट होंगे। तो ये एक सर्कल जो है वो कंप्लीट जो है सर्कुलर फ्लो में ये चलता रहता है, कैश से मटीरियल से वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स, फिर देन सेल्स, देन डेटर्स, और उसके बाद फिर वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट हो गया या ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट हो गया, कि जिसमें जो है हमें वर्किंग कैपिटल के साइकिल के बारे में बताया जाता है। तो इसको हम वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बोल देते हैं कि वर्किंग कैपिटल का साइकिल क्या है, सर्कुलर फ्लो क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है। तो ये है आपका वो साइकिल का मतलब कि एक सर्कल में, एक सर्कुलर फ्लो में जो है ये आपका वर्किंग कैपिटल मूव करती रहती है। कैश से कैश में कन्वर्ट होने का जो उसका सर्कल है दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल या सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट। कैश, रॉ मटेरियल, तो मटेरियल परचेज किया, मटेरियल परचेज करने के बाद उसको प्रोसेस में डाल दिया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, देन उसको फिनिश गुड्स में डाल दिया। जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब फिनिश गुड्स का भी आपको कुछ स्टॉक रखना पड़ता है, जब तक वो आपका सेल में कन्वर्ट नहीं होगा तो आपको स्टॉक में मेंटेन करके रखना पड़ेगा। फिर वो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, सेल के बाद अगर वो क्रेडिट सेल है तो डेटर्स में कन्वर्ट होगा। अब डेटर्स से फिर आप कितने टाइम का उनको क्रेडिट देंगे, उसके बाद फिर जो है वो कैश में कन्वर्ट होता है। तो इसको हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, या इसको वर्किंग कैपिटल साइकिल भी बोल दिया जाता है। सेम चीज जो आपकी, इसको वर्किंग कैपिटल साइकिल भी कह दिया जाता है। तो ये जो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल है, जो हमने ऑपरेटिंग साइकिल ये बताया, ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल या सर्कुलर फ्लो। तो इसके लिए जो पीरियड है वो कैसे निकाला जाता है, तो ये ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड जो है हम निकालते हैं रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड की। रॉ मटेरियल का ये इसकी फुल फॉर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, RMCP, WIPC, P क्या क्या मतलब है, तो इसके जो है हमने यहाँ पे लिखी हुई है फुल फॉर्म्स।
तो ये क्या है कि ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल दैट इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड प्लस फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड प्लस रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड। तो कहने का मतलब कि कैसे स्टार्ट हुआ कि इसमें कितना टाइम आएगा कि रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है, यानी कि आपका जो है वो स्टॉक कितने दिन तक जो है वो रॉ मटेरियल का आपके पास मेंटेन रहता है, तो वो उसको वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा। फिर वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, एंड देन फिनिश गुड्स को जो है वो रिसीवेबल्स में यानी सेल्स में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, और रिसीवेबल्स को अगेन कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज रिसीवेबल कन्वर्जन पीरियड। तो इन सबको मिला दिया जाता है तो रॉ मटेरियल का इतना टाइम, वर्क इन प्रोग्रेस का इतना टाइम, फिनिश गुड्स को कन्वर्ट होने में इतना टाइम लगेगा, और रॉ मटेरियल को कन्वर्ट होने में इतना टाइम लगेगा। तो जब इसको सबको मिला दिया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो कितना लंबा है, कितनी लेंथ है, कितने टाइम का वो सर्कल है। और जितना लंबा या जितना लेंथी वो सर्कल होगा, उसकी जो है सर्कल की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी यानी टाइम पीरियड जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो जाती है। और जितना छोटा सर्कल रहेगा, जितना कन्वर्जन पीरियड कम होगा, यानी कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतनी कम हो जाती है। तो ये जो हमने लिखा है रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, या फिक्स गुड्स फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड और रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड, इनको कैलकुलेट करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड के लिए फॉर्मूला है हमारा एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। तो हमारा एवरेज स्टॉक ऑन एन एवरेज कितना स्टॉक हमारे पास जो है रॉ मटेरियल का पड़ा रहता है, और एक दिन में हमारी जो है कितनी यूनिट्स रॉ मटेरियल की कंज्यूम हो जाती है, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल का कन्वर्जन पीरियड आता है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो है वो रॉ मटेरियल की हम कह देंगे मान लो 50 यूनिट्स हमारे पास जो है वो ऑन एन एवरेज जो है हम 50 यूनिट्स रॉ मटेरियल की अपने पास रखते हैं। अब 50 यूनिट्स रख रहे हैं और डेली जो हमारी कंजम्पशन है वो 10 यूनिट्स की, हम कह रहे हैं कि मान लो हमारी 10 यूनिट्स जो है वो डेली बेसिस पर कंज्यूम हो जाती हैं रॉ मटेरियल की, और 50 यूनिट्स का हमने जो है वो स्टॉक मेंटेन करा हुआ है ऑन एन एवरेज। तो 50 यूनिट्स और डेली कंजम्पशन 10, यानी कि जो है 50 डिवाइडेड बाय 10, दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू 5 डेज, कि आपका जो है वो रॉ मटेरियल 5 डेज में नेक्स्ट प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट होने में जो है सिर्फ 5 दिन लगते हैं। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था समझाने के लिए कि एवरेज स्टॉक कितना है, और उसको रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड से कंजम्पशन पर डे से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किस तरह से रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड आएगा। देन वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड। वर्क इन प्रोग्रेस में क्या होता है कि जब आपका रॉ मटेरियल तो प्रोसेस में डल चुका है, अब ना तो वो रॉ फॉर्म में है ना ही वो फिनिश गुड्स की फॉर्म में है, यानी कि अब वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब कि ना तो वो अब कच्चा माल रहा है ना वो पक्का मतलब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो पाया। तो इन बिटवीन जो प्रोसेस में रहेगा उसको हम बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। तो वो वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होने से लेके प्रोडक्शन प्रोसेस फिनिश होने तक में जो है वो कितना टाइम उसको लगता है, उसके लिए फॉर्मूला है हमारा एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, कि कितना जो है वो हमारा टोटल ऑन एन एवरेज जो है वो कितना स्टॉक जो है वर्क इन प्रोग्रेस का बना रहता है, एंड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। तो इसमें जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेनी है। यहाँ पे रॉ मटेरियल कंजम्पशन इसलिए लिया था हमने कि हमें पता है कि सिर्फ उसमें रॉ मटेरियल ही कंज्यूम हो रहा है रॉ मटेरियल के लिए, बट यहाँ पे प्रोडक्शन की कॉस्ट इसलिए लेनी है कि वर्क इन प्रोग्रेस में हमें जो है और खर्चे भी जो है उसके वेजेस के और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है फैक्ट्री एक्सपेंसेस उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें जो है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे से इसको डिवाइड करना है, तब आपके पास वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड आ जाएगा। देन फिनिश गुड्स कन्वर्जन पीरियड, इसमें क्या है कि एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो जैसे हमने सभी के लिए स्टॉक लिए थे तो ऊपर आपने जो है वो टॉप में स्टॉक ही लेना है, चाहे आपको जब रॉ मटेरियल का निकालना है तो रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोग्रेस का निकालना है तो वर्क इन प्रोग्रेस का स्टॉक, और जो फिनिश गुड्स का निकालना है तो एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की कितने हमारे पास जो है वो फिनिश गुड्स का हम स्टॉक मेंटेन करते हैं। और फिनिश गुड्स में जो है वो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फैक्ट्री के बाद भी जो है उसमें कुछ ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस ऐड हो जाते हैं, तो उसके बाद उन सब खर्चों को ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे के हिसाब से जो उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि फिक्स गुड्स को कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है। देन रॉ मटेरियल रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड। रिसीवेबल्स में हमारे पास जो है वो डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल्स आते हैं, यानी कि जिनको हमने क्रेडिट में सेल की हुई है, क्या किया हुआ है, जिनको हमने क्रेडिट में सेल की हुई है उसके लिए कन्वर्जन पीरियड, की हमारे जो डेटर्स हैं या बिल रिसीवेबल्स हैं वो कितने टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स पर डे। एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स पर डे। तो ये ध्यान रखना है आपने कि यहाँ पे क्रेडिट सेल ही लेनी है। तो अगर एग्जाम आपके पास जो है वो क्वेश्चन में टोटल सेल दी हुई है
या साथ में टोटल सेल के साथ जो है वो कैश सेल या क्रेडिट सेल के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इतना परसेंट क्रेडिट है, इतना परसेंट कैश है, तो आपने उसमें से क्रेडिट सेल निकालनी है कि डेली बेसिस पर जो है वो नेट पर डे के हिसाब से कितनी क्रेडिट सेल बनती है, उससे डिवाइड करना है अपने एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल्स को कि ऑन एन एवरेज कितने रिसीवेबल्स हमारे बने रहते हैं। रिसीवेबल्स में हमारे डेटर्स आ जाते हैं, साथ में बिल रिसीवेबल आ जाते हैं। पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने क्रेडिट सेल ही लेनी है। तो अगर जैसे कहा गया कि 100 रुपये की सेल हुई है, 100 में से जो है वो 20% कैश सेल है, तो यानी कि 20% कैश सेल है तो 80% जो है उसमें से क्रेडिट सेल होगी। तो हम 80 रुपीज़ के हिसाब से जो है वो क्रेडिट सेल उसके हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। देन पेबल्स डेफरल पीरियड। पेबल्स डेफरल पीरियड का मतलब होता है कि हम अपने पेबल्स को कितने टाइम तक डेफर कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। डेफरल का मतलब कि कितने टाइम तक उसको डिले किया जा सकता है, दैट इज पेबल्स डेफरल पीरियड। और ये निकाला जाएगा एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेजेस पर डे। तो जैसे ये सेल्स के ऊपर था रिसीवेबल्स का, और पेबल्स का जो है वो परचेजेस के बेसिस पे होता है कि हम जिससे हमने उधार में सामान लिया है, तो उसके लिए निकाली जाएगी नेट क्रेडिट परचेज पर डे की पर डे के हिसाब से कितनी क्रेडिट परचेज बनती है। और ऊपर जो हम लेंगे एवरेज पेबल्स यानी कि एवरेज अकाउंट्स पेबल, या फिर इसको आप कह सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी हमारी पेबल्स में। एक तो बिल रिसीवेबल्स होंगे, बिल्स पेबल, और दूसरा क्रेडिटर्स। पेबल्स में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी आपकी, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। तो उनको उनका ऑन एन एवरेज कितना आपके पास बने रहते हैं वो, और उसको नेट क्रेडिट परचेजेस पर डे से आप डिवाइड कर देंगे तो पेबल्स डेफरल पीरियड आ जाएगा। यानी कि आप अपनी पेमेंट्स को इतना टाइम डिले कर सकते हैं, इतने टाइम बाद उनकी पेमेंट की जा सकती है। तो इससे हमें एक मार्जिन मिल जाता है जिससे हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कुछ कम हो जाती है। तो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल जो पीछे हमने फॉर्मूला लिखा था उसमें क्या था कि रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड, फिक्स गुड्स कन्वर्जन पीरियड एंड रिसीवेबल्स कन्वर्जन पीरियड। यानी कि ये रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश्ड गुड्स का और रिसीवेबल्स का जो कन्वर्जन पीरियड है उसका टोटल कर देंगे तो आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल साइकिल आ जाएगा। तो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल की टोटल जो है इतना टाइम हमारा जो है वो कैश टू कैश कन्वर्ट होने में लगेगा, कि कैश को कैश में कन्वर्ट होने में इतना टाइम लगता है। उससे हमारा जो है ये सब चीज़ें ऐड करने से इनका कन्वर्जन पीरियड ऐड करेंगे तो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा। और अगर नेट निकालना है तो नेट के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में से पेबल डेफरल पीरियड हम जो है वो माइनस कर देंगे कि इतना मार्जिन जो है वो हमारे पास इसके लिए बच जाता है, क्योंकि हमें वो पेमेंट्स जो है वो साथ साथ नहीं करनी है और जिसकी वजह से उन पेमेंट्स को डिले किया जा सकता है। और इससे हमारा जो है वो नेट ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो टाइम पीरियड थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में से पेबल डेफरल पीरियड जो है हम माइनस कर देंगे तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ जाता है। तो इसमें ऑपरेटिंग साइकिल से बेसिकली क्या निकल के आता है, हमारे पास टाइम पीरियड निकल के आता है कि कितना टाइम जो है उसको लगेगा कैश को कैश में कन्वर्ट होने में। तो वो ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल कि अगर वो जो साइकिल है वर्किंग कैपिटल का उसको पूरा होने में कितना टाइम लगने वाला है। ओके, थैंक यू।